Right, and I think we'll have to go across very quickly to Bharat Singh ji. Bharat Singh ji is a man of demand. He has to go to a different Yes. channel at 8 o'clock. So, Bharat Singh ji, namaskar. भरत सिंह जी जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप नमस्कार राजू भाई। सर आपकी बहुत डिमांड है सर। आज आजकल होली की बहुत ज्यादा डिमांड है आपकी आजकल। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो आपको भी सर मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी कि जैसे ही राहुल गांधी अपने अखिलेश क्या नाम है उनका, अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही गिरफ्तार हुए, यार आदमी में कितना बड़ा दिल होगा, सोचने वाली बात है। राहुल गांधी जी पहले इंसान थे जिन्होंने उनके परिवार से बात करी। राहुल गांधी मेड द फर्स्ट फोन कॉल, और अगर वहां पे पुलिस का पहरा इतना नहीं होता, मतलब उन्होंने कोशिश करी जाने की, मिलने की, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के पेरेंट्स को, माता पिता को, उनकी वाइफ को, सबको यह आश्वासन दिया कि प्लीज डोंट वरी, वी आर विद यू। मतलब ये मानना पड़ेगा सर, क्या मतलब ये जो इन्होंने दिखाया है, ये सभ्यता जो दिखाई है, संस्कृति जो दिखाई है राहुल गांधी जी ने, जबरदस्त है बिल्कुल। भरत सिंह जी देखिए, संस्कार और संस्कृति ये परिवार से आता है, और गांधी परिवार वो परिवार है जो हमेशा देश का मान सम्मान, परिवार का मान सम्मान, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हमेशा इससे करती आई है। आपने बहुत सारे ऐसे विजुअल देखे होंगे खड़गे जी के साथ, जब वो खड़गे जी को बहुत बार हाथ देते हैं और संभालते हुए दिखते हैं, पानी देते हुए दिखते हैं। ये संस्कार जो है वो परिवार से आता है। और रही बात कि केजरीवाल जी के साथ पहले जैसे वो गिरफ्तार हुए, पहले व्यक्ति पहुंचने वाले और हालचाल लेने वाले राहुल जी थे, तो ये दर्शाता है कि राहुल जी के लिए अपने साथियों के साथ, चाहे वो अलायंस में कोई भी साथी हो, उसके लिए कितना कितना जो है मान सम्मान है और प्यार है। भरत सिंह जी, अंबेडकर जी एमवीए अलायंस से निकल गया, क्या एमवीए में बहुत दरार आ चुका है? शरद पवार जी कुछ और चल रहे हैं, आपके लीडर संजय निरुपम जी बोल रहे खिचड़ी चोर को टिकट दे दिया, ये हम सहेंगे नहीं, खिचड़ी चोर है वो। और फिर शरद पवार साहब आगे जाके कह रहा कि मैं चाहता था कि ग्रैंड अलायंस हम लोग खुद डिक्लेयर करें, सब मिलकर, कांग्रेस के टॉप लीडर आएंगे, हमारे दिल्ली से लोग आएंगे और बैठ के बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस। उससे पहले उद्धव ठाकरे जी ने 17 कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, आपने अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस कर दिए, शरद पवार जी थोड़ा नाराज हो गए। तो क्या ये जिस प्रकार से चल रहा है, आगे जाके अलायंस रहेगी कि नहीं रहेगी भरत सिंह जी? देखिए, अलायंस तो अभी है, और आगे का आप अगर रहेगी कि नहीं रहेगी ये तो हमारे प्रमुख नेता हैं वो बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उद्धव जी ने अपना स्टैंड लिया है, उसमें हमारे सीएलपी लीडर बाला साहब थोरात ने जरूर इस पे जो है नाराजगी जताई है, और ये मांग भी की है कि जब तक कुछ सीटों पे जो बातचीत चल रही है उसके पहले इस तरह से अनाउंस करना ठीक नहीं है, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं उद्धव जी को भी ये सोचना चाहिए कि जिस सीटों पे कम से कम चर्चा चल रही है, उन सीटों पे अनाउंस करने से पहले एक बार बैठ के बातचीत कर लेना चाहिए। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये उद्धव जी को समझना चाहिए, शिवसेना को ये समझना चाहिए, क्योंकि हमको मिलके गठबंधन धर्म के पालन के हिसाब से काम करना है, चुनाव लड़ना है। अगर इसमें कोई अहंकार दिखाता है, अहंकार की बात आती है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज तो है सर, एक चीज तो है, अभी बातचीत हमारे नेताओं ने लिया है। निरुपम जी जो बोल रहे हैं खिचड़ी चोर, और प्रकाश अंबेडकर जो निकल गए, प्रकाश अंबेडकर जी तो घोषणा कर दिया कि मैं आउट, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द अलायंस। भरत सिंह जी, और इतना संजय निरुपम जैसे सीनियर लीडर अपने ही अलायंस पार्टनर को खिचड़ी चोर बोलना, कैसे देखते हो आप? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रकाश आंबेडकर जी हमारे साथ नहीं आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश थी, और हमारे अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश के नाना पटोले जी ने बार बार ये कहा कि हमें उनकी ज़रूरत है, और जो सीट की सहमति बन रही थी, जो बात हुई थी, सीधा कहा था हमने, कांग्रेस पार्टी का एकदम स्टैंड क्लियर है कि जो भी उनकी मांगे थी उस मांग को हम मानने के लिए तैयार थे।
हमने उद्धव जी से और जो है शरद पवार जी से, नाना पटोले जी ने कहा था कि भाई अब ये उनको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। हमारी तरफ से जो बाला साहब की बात थी, प्रकाश जी की, अम्बेडकर जी की बात थी, वो हमें तो मंजूर था। अब बाकी तो ये शरद पवार जी और उद्धव जी बता सकते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों। तो संजय निरुपम जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर अभी, मतलब क्या हो गया उनको? देखिए, चुनाव लड़ना चाह रहे थे निरुपम जी, उत्तर पश्चिम से पिछले जब से हारे हैं उसके बाद से वो काम भी कर रहे थे उस क्षेत्र में, और वहां से चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे। लेकिन क्या है कि कुछ गठबंधन धर्म भी होता है और उसका पालन भी दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ नहीं, मैं दोनों तरफ की बात कहूँगा, होना चाहिए था, लेकिन ना शिवसेना की तरफ से हुआ और ना निरुपम जी की तरफ से हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो बड़े लीडर हैं इस पे डिसीजन लेना था। एक सीट वो भी थी जो एक दो सीटों पे चर्चा होना था, एक वो सीट थी, और एक सांगली की सीट है जिसपे विशेष तौर पे मांग करें। अच्छा भरत सिंह जी, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जरा चाहूंगा कि इस पे आप जरा अपना विश्लेषण दीजिए। जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स रिलीज हुए, उस दिन अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या हुआ, पूरा मीडिया का फोकस जो था वो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ चला गया, सारा का सारा। और अभी भी जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जैसे ही डिस्कशन शुरू होता है, वार्ता शुरू होती है, कुछ ना कुछ नया शगुफ्ता आ जाता है सामने। जैसे अभी कंगना रनौत जी, उनका सामने आ गया, वो सुप्रिया श्रीनेत जी को पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। इसके बावजूद कि सुप्रिया श्रीनेत जी ने साफ तौर पर कहा है कि मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं सकती हूं और मैंने अपने अकाउंट से ये डिलीट कर दिया है। उसके बावजूद नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने, NCW ने उनको एक नोटिस भी भेजा है। ये क्या है सर? भरत सिंह जी प्लीज। देखिए, हमारी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने अपनी बात स्पष्ट तौर पे मीडिया के सामने रख दिया है, सफाई भी रख दिया है। आवाज सही नहीं आ रही, निरुपम जी की भी आवाज आ रही है बीच में। जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। नहीं, बीच में कुछ चल रहा है लगता है आपके यहाँ पे। तो जो सुप्रिया जी ने अपनी सफाई में जो कहना था वो कह दिया। बाकी भाजपा के पास कोई चारा नहीं है और किस तरह से बातों को डाइवर्ट करना है, मुद्दे को डाइवर्ट करना है, इसलिए ऐसे सारे मुद्दे लाते हैं। हम समझते हैं कि ये बात खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर उनको चलाना है तो चलाते रहें, लेकिन महिलाओं का मान सम्मान कम से कम कांग्रेस पार्टी को सिखाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी महिलाओं का मान सम्मान करती है वो कहीं भाजपा में दिखता नहीं है। अगर इतना ही मान सम्मान करने की बात भाजपा करती है तो NCW को पहले तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को बुलाना चाहिए, उसके बाद में बात करना चाहिए। और रही बात, दूसरा सवाल आपका क्या था? मैं कंगना रनौत जी की बात कर रहा था। जहां तक कंगना रनौत जी का प्रश्न है, उन्होंने भी कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी उर्मिला मातोंडकर जी, उनके बारे में भी तो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था सर। ऐसी क्या बात है, उसके ऊपर तो कोई कुछ बोला नहीं ज्यादा। नहीं, मैं कल भी चैनल पे था, इस विषय पे हुआ तो मैंने वो सारी बातें रखी। और दूसरी बात, जिस लाइन से आप आती हैं, जिस फील्ड से आप आई हैं, उस फील्ड में कुछ जो होता है वहाँ और यहाँ राजनीति में बहुत फर्क है। वो रियल लाइफ है और रियल लाइफ है। जब आप रियल लाइफ में आ गई हो तो आपको बहुत सारी समस्याओं को और बहुत सारी बातों को सुनना पड़ेगा। अगर आपने भविष्य में, वर्तमान में अगर कुछ किया है तो ये राजनीति है। इस राजनीति में सब कुछ सामने आता है। 25 साल पहले भी क्या किया था वो भी आएगा और आज क्या किया है वो भी आएगा। कंगना जी, ये वही कंगना जी है ना कि जो 2014 के बाद देश आजाद हुआ था और ये भी आजाद हुई थी। ये तो वही कंगना जी है ना। इसके पहले जब ये पैदा हुई थी तो पता नहीं ये आजादी में हुई थी कि गुलामी में हुई थी कि अंग्रेज कर रहे थे उस समय राज की कोई और कर रहा था। तो ये सिर्फ स्टैंड एक कहते हैं ना कि प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह से। और दूसरा सबसे बड़ा कि जो केजरीवाल वाला मुद्दा है उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। अब आ जाइए केजरीवाल पे। जी, केजरीवाल को आपने गिरफ्तार किया, ठीक है, अगर आपके पास सबूत है तो आपको कोर्ट में उसको देना चाहिए। और कोर्ट से आप रिमांड मांग रहे हैं, भाई बार बार रिमांड क्यों मांग रहे हैं? जब आपके पास सबूत है तो सबूत दे दीजिए ना। रिमांड किस लिए? आप कह रहे हैं ना कि भाई हमारे पास सबूत है। एक दूसरी चीज, आपने जिसके बयान पे गिरफ्तार किया है, जिस व्यक्ति ने बयान दिया है, वो एक आरोपी है।
और उस आरोपी से अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है और चंदा लेने के बाद उसको जमानत मिलती है, जमानत के बाद फिर वो चंदा देता है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगर किसी के ऊपर बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनता है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर बनता है। तो क्या ईडी फौरन तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर कार्रवाई करके जेपी नड्डा जी को बुला के सम्मान दे के उनसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए कि भाई जिस आरोपी ने आरोप लगाया था केजरीवाल के ऊपर उसको तो हमने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसी व्यक्ति ने 5 करोड़ का पहला चंदा दिया, उसके बाद जमानत होती है, जमानत होने के बाद में फिर 42 करोड़ का चंदा देता है। आपने एक आरोपी से चंदा लिया है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। इसका जवाब तो कोर्ट में भी जब वकील खड़े होंगे केजरीवाल जी के, तो ये तो विषय आएगा ना। क्यों ईडी नहीं जा रही है? क्या फिर ईडी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा ये देश के सामने नहीं आ रहा है क्या राजीव जी? जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि शरद चंद्र रेड्डी साहब, यही है ना नाम उनका, क्या शरद चंद्र रेड्डी जी, शरद चंद्र रेड्डी साहब जो हैं उनको जमानत मिली है क्योंकि उनकी पीठ में दर्द थी सर। आपको मालूम है, पीठ में दर्द की वजह से उनको जमानत मिल गई सर। नहीं, 5 करोड़ चंदा की वजह से जमानत मिली है। पीठ का दर्द तो बहाना था, 5 करोड़ चंदा सर ऑफिशियल आना रीजन था। तो यही है, उसकी बैक पेन है सर। बैक पेन की वजह से पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि किसी को जमानत मिल गई है। लेकिन फिर भी ये तो चलो बात चली, ये तो आगे भी चलेगी, वो तो बहुत इसके उसको आप भुनाएंगे। लेकिन यहाँ पे चलते चलते, बिकॉज आई नो यू हैव टू लीव, यू आर इन अ हरी, तो चलते चलते सर आप ये बता दें, आपने 3-4 वादे किए हैं, क्या आज भी उन वादों पर आप लोग अटल हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम आप वापस लेकर के आएंगे? अग्निवीर स्कीम को स्क्रैप करके जो पुरानी रिक्रूटमेंट थी आर्म फोर्सेस में वो आप वापस लेकर के आएंगे? फार्मर्स के लिए आप एमएसपी का कानून बनाएंगे? क्या आज भी आप इन अपने वादों पर कायम हैं? भरत सिंह जी। देखिए, राहुल जी ने न्याय यात्रा जब शुरू की थी, उस न्याय यात्रा में हर वर्ग के लिए न्याय की बात कही थी और जितना आपने गिनाया उन सभी को न्याय यात्रा में हमने लिया है, अपने मैनिफेस्टो में लिया है। उन सभी पे हम कायम हैं। हमारी सरकार जब भी आएगी, अब इस बार तो आ ही रही है, और देखिएगा, फिर मैं आज कह देता हूं, लिख के ले लीजिए, भाजपा 150 सीट क्रॉस नहीं कर रही है। पिछली बार भी मैंने बताया था, इस बार भी मैं आपको बता रहा हूं। कौन बनेगा भरत सिंह जी? बीजेपी ने वीडियो बनाया है, वीडियो में है कि दूल्हा कौन बनेगा, कौन इंडिया अलायंस में दूल्हा बनेगा। ये कभी केजरीवाल डांस करते हुए दिखाए थे, कभी राहुल जी के फोटो दिखा दिए, ममता जी के, तो अलग अलग जितने अलायंस पार्टनर है इंडिया अलायंस के, बीजेपी का कहना है सब महत्वाकांक्षी है। तो वीडियो में यह है कि दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है? भरत सिंह जी, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है राजीव जी और नाम्बियार जी, कि हमारे पास दूल्हों की कमी नहीं है। इतने दूल्हा है कि हम बारात लेने के आने के लिए तैयार हैं। भाजपा वाले तैयार हैं क्या? पहले भाजपा तैयार है, तो हमारे पास दूल्हों की कमी नहीं है। हम किसी को भी दूल्हा बनाएंगे, उसमें उनका तो पेट दर्द नहीं होना चाहिए, उनके पेट में दर्द है। और ये बहुत बड़ा जुमला है, ये बहुत बड़ा जुमला जो है इस समय भाजपा और कुछ उनके सहयोगी मीडिया कर्मी जो 400 सीट का नारा दे रहे हैं, ये पूरी तरह से एक हवाई नारा है। भाजपा 400 तो छोड़िए, 150 सीट क्रॉस नहीं कर रही है पूरे देश में। और यही वजह है कि केजरीवाल जी अंदर दिख रहे हैं, यही वजह है कि कोड़ा जी अंदर दिखेंगे, यही वजह है कि बहुत सारे लोग अभी भी जा सकते हैं। और आज ही अमोल कीर्तिकर का नाम जैसे ही अनाउंस हुआ है, उनको ईडी का नोटिस पहुंच चुकी है। मेरे पास जो जानकारी है, शायद ईडी के अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं। तो जैसे जैसे नामों का अनाउंस होगा, ये पता चलेगा आपको कि जहां जहां मजबूत कैंडिडेट हैं, विनिंग सीट है, वहां पे इस तरह से ये लोग अपना दबाव बनाएंगे। और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो कम से कम नाम तो अनाउंस हो गए हैं। शिवसेना जो अपने आप को कहती है, पता नहीं असली है कि नकली है, तो वही बता सकते हैं। शिंदे ग्रुप, अजीत पवार का जो है एनसीपी वो ग्रुप,
और उसके बाद भाजपा अभी तक डिक्लेयर नहीं कर सके हैं और अभी तक बता नहीं सकते हैं कि कौन कौन सी सीट पे लड़ेगा, कौन सी सीट किसके पास आएगी। हमारे पास तो अभी इतने नाम डिक्लेयर होने के बाद में कुछ नेताओं की नाराजगी है, लेकिन जिस दिन इनका सीट शेयरिंग दिखेगा 27-28 तारीख को, 28 तारीख को कह रहे हैं आएगा, उसके बाद मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं कि इनके कितने नेता वहां से भाग के कहां कहां जाएंगे ये पता आपको चल जाएगा। इसलिए भाजपा को और जो है एनडीए इनकी जो आघाड़ी है, इस आघाड़ी में बिगाड़ी ना हो इसका इंतजाम करें, क्योंकि जैसे ही आप डिक्लेयर करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी फूट है। कहने का मतलब ये छूटने वाली नहीं है। अगर आपकी बात में सच्चाई है 150 की जो आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी 30 या 35 से ज्यादा नहीं जाएगी उत्तर प्रदेश में और 15 से ऊपर नहीं जाएगी महाराष्ट्र में। कहने का मतलब ये हुआ। इधर व्हाट यू सेइंग सर? महाराष्ट्र में 20 के अंदर है, 20 के नीचे, मतलब 28 आपके पास। 20 के अंदर, 28 आपके पास आ रहे हैं जी। 20 के अंदर महाराष्ट्र में है और 50 के करीब जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और बाकी छोटे राज्यों में तो ये पूरी तरह से साफ हो रहे हैं। साउथ में जहां 18 सीट कर्नाटक में थी, ये दहाई का आंकड़ा नहीं छू रहे हैं। बाकी जगह तो इनको मिलने वाला ही नहीं है। पूरा एनडीए कुनबा अगर पूरा मिला लेंगे तो पूरा एनडीए का वो 200 के करीब जाएगा। भाजपा 150, एनडीए कुनबा मिला के 200, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और उसके बाद जो 400 का इंडिया साइनिंग का नारा आपने सुना होगा वाजपेयी जी के समय, उस समय आप क्या हालात हुई थी और इस समय ये अगर 400, मेरा एक ही सवाल है भाजपा के उन सभी नेताओं से, प्रवक्ताओं से, देश के प्रधानमंत्री को, आपको 400 पार अगर 400 का नारा दे रहे हैं, इतना आपने काम किया है, मोदी जी का चमत्कार चल रहा है, सब कुछ है, तो फिर भैया आखिर सभी पार्टी के नेताओं को डरा धमका के तोड़ क्यों रहे हैं? आप अपने साथ लेके क्यों जा रहे हैं? वो भी दागी नेताओं को, उनको लेके जाके क्या आपको लगता है कि आप सीट चुनाव जीत जाएंगे, 400 पार पा लेंगे? आपके नेता आप धीरे धीरे कहने लगे 370, अभी आप 400 पे थे, अब 370 पे आ गए। 10 दिन के बाद आप जो देखिएगा 350 पे आ जाएंगे। फिर 10 दिन के बाद मतलब जून 4 तारीख का रिजल्ट जो होगा वो आपको दिखेगा कि इनके नेता खुद आके कह रहे हैं हम 150 तो क्रॉस कर रहे हैं, 150 हमारी सीट आ रही है। हमने तो वो जुमला कहा था, जुमला के लिए इनके पास बहुत सारी पार्टी के नेता पड़े हैं। कोई भी आपके चैनल पे आके इंटरव्यू लेंगे, आप बताएंगे तो वो बता देंगे हमने तो इसे जुमला कहा था। भाई ये तो आपने सीरियस ले लिया तो मैं क्या करूं। राइट, थैंक यू सो मच भरत सिंह जी, रियली ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। वेरी सैड यू हैव टू गो समवेयर एल्स, बट ऑल द सेम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नमस्कार। Mr. Bharat Singh is in great demand. Totally. He is in great demand, but really, isn't that being a bit optimistic? BJP getting less than 150? I mean, I don't know. If that happens, Sir, that will turn the world upside down. If you see Maharashtra itself, every time Mayawati stood separate, where Vidarbha region is concerned, Yes. She has taken maximum votes of The Congress. And Yes. Congress candidate has lost because of Mayawati's stand out there, posting candidates. And now, along with Mayawati, you got Prakash Ambedkar. Yes. He's going to field his candidates everywhere, and he's been openly threatening about fielding in all these areas. And बहुत सारे candidates already announced कर दिया है. तो ये now I still fail to understand. So where is this equations coming from? We want the Congress to do well. I mean, there has to be a proper fight, but we also need to know the statistics. Ki how are you going to? Vidarbha, I think it's going to be a one-sided flow where the BJP is concerned, and wherever Prakash Ambedkar is going to field the candidates, there again They should not have let Mr. Prakash Ambedkar go, because even last time Prakash Ambedkar really and truly damaged the Congress NCP alliance. They were not able to get a respectable number of seats from Maharashtra only because of Mr. Prakash Ambedkar. I thought they would be more sensible. अरे भाई वो अगर 4 सीटें मांग रहे हैं तो 4 दे दो, उसमें क्या है? 5 मांग रहे हैं 5 दे दो, कौन सी बड़ी बात हो गई? The Congress, I thought, was more than willing to make these sacrifices, but apparently the Uddhav Thackeray Sena wasn't, and which is strange. Which the way they went ahead and declared 17 seats, and even the seats which were being discussed with other parties. So Sharad Pawar ji is offended,
You got Congress offended, Nana Patole. So who do you think is responsible for this? Uddhav Thackeray naturally, but who do you think advised him to do it? We all know who's that person. Nobody wants to name Sanjay Raut, but Yes. everybody knows who it is. That's right. But which is rather sad. So which means for the alliance to go forward, Mr. Uddhav Thackeray will have to withdraw at least 2 or 3 candidates from this list of 17. Yes, exactly. And if that happens, oh, You know, it's Anil going to be, Desai and it's going to be real rock and roll. Amol Kirtikar. That's right. Now the point is, if Amol Kirtikar is picked up by ED, because as news is the ED is already Yes. reached his place. So if he's picked up by the Enforcement Directorate, will the ticket go to the Congress? Will Sanjay Nirupam be a happy man fighting the elections there? Now that is something to be seen, because Amol Kirtikar, I think he was one of the first candidates, among the first candidates that Uddhav Thackeray openly declared that get ready, you're going to fight these elections. When he had entire sabha liya tha in his constituency. And और उनके पिताजी जो हैं वो एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं, गजानन कीर्तिकर साहब, और ये सीट जो है गजानन कीर्तिकर साहब की है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा ये क्या हो क्या रहा है ये। जैसे सुभाष देसाई साहब हैं उनके सुपुत्र जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, सुभाष देसाई साहब उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं। तो असल में हो क्या रहा है प्रदीप जी, आपको समझ में आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। And this is whenever Prime Minister Modi talks about bad taste of Parivatwad, this is an open thing and we are seeing it so blatantly and everybody accepting कि बाप एक पार्टी में है, लड़का दूसरा पार्टी में है। जी। आप मुंडे फैमिली को देखो, all three want to, I mean 2 of them want to contest. Then third person is also from the family who's along with Ajit Pawar ji. That's right. तो इन्होंने अपने जागीर बांट के ले लिया है and they know either he wins or she wins. Somebody will win. And it's within the family. Yes. And it's within the family. Yes. So, I mean, everywhere we're seeing that as we talked about the Yadav family. Shivpal हो गए, अखिलेश यादव हो गए, उनकी वाइफ हो गई, डिम्पल यादव जी हो गई, वाइफ हो गए, जितने भी लोग, लालू प्रसाद सेम थिंग, वे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, तो the whole country is looking, but then are we going to accept that? Modi was something, a new, fresh, you can say, a fresh breath of air that has come, that is dismantling the old systems that was accepted by people. देखिए प्रदीप जी, मुझे ऐसा लगता है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, अभी ये बात कर रहे हैं कि साहब 2 करोड़ नौकरियां ये वगैरह वगैरह, ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, नौकरियां नहीं मिली, महंगाई ज़्यादा हो गई, इंडस्ट्री जो है थोड़ी सी कम हो गई हर जगह पे, अपने जीएसटी और खैर नाउ जीएसटी इज स्टेबलाइज्ड एवरीवेयर एंड बाय द वे इफ यू टॉक टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट दे से कि आज की तारीख में जीएसटी की वजह से मैटर्स हैव बिकम स्मूथ। पहले क्या होता था, वैट की वजह से, एक्साइज की वजह से कहाँ पर किस किस जगह पे पैसा चढ़ाना पड़ता था, आज की तारीख में वो सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक कि रोड्स का सवाल है, रोड नेटवर्क का सवाल है, वहाँ पर मोदी जी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। नंबर 3, डिफेंस को लेकर के, चलिए ठीक है, अग्निवीर स्कीम को लेकर के बहुत सवाल है, मैं मानता हूँ हैं प्रदीप जी, लेकिन अगर आप किसी भी फौजी से पूछें, सर्विंग आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, दे से दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उनकी जो डिमांड आती है इक्विपमेंट के लिए, इतनी जल्दी वो प्रोसेस होती है और इतना जल्दी उनको वो इक्विपमेंट मिल जाता है, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ ऐसा। मैं आपको बताऊं, राफाल फाइटर्स को ही ले लीजिए, आपको मालूम है पूरे 10 बरस लग गए। द फर्स्ट राफाल प्रपोजल केम व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वाज प्राइम मिनिस्टर। 10 बरस तक वो फाइल वैसी की वैसी पड़ी रही, ऊपर नीचे होती रही, नॉट वन सिंगल एयरक्राफ्ट अराइव्ड एंड आवर बॉयज were flying those flying coffins called the MiG-21s which date back to 1958। 1958 का एयरक्राफ्ट है सर वो। क्या आप क्या आप 1958 की गाड़ी चलाएंगे सड़क पे आज की तारीख में? वो मॉरिस 8 जो होती थी, will you drive that car with that same steering? करेंगे आप? बिल्कुल। गन्स, बॉफर्स गन्स के बाद सर, गन्स के बाद you received whatever artillery you wanted। यहाँ पे इंडिजिनस प्रोडक्शन शुरू हो गई है, आपकी केवलार बुलेट प्रूफ वेस्ट आ गई हैं, आपके जो हैंडगन्स आ गई हैं, आपकी जो मेन वेपन्स हैं वो सब आ गए हैं, और आप क्या कर रहे हैं? मतलब
माई पॉइंट इज, और उसके ऊपर सबसे बड़ी चीज प्रदीप जी, राम मंदिर के सामने सारी आर्ग्यूमेंट्स फेल हैं साहब। मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, आप जो मर्जी कर लीजिए। जैसे 1984 में हम जब सब ये बोल रहे थे, एंड आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ मैगजीन ओन्ड बाय एन आरएसएस मैन हु लेटर ऑन बिकेम अ बीजेपी एमपी, डॉक्टर जेके जैन। वो जब बोल रहे थे कि भाई बीजेपी की यहाँ इतनी आएंगी, और हम जब बोल रहे थे कि सर इंदिरा जी के मरने के बाद कोई वोट नहीं देने वाला किसी और। श्री राम मंदिर जो है वो इतना बड़ा इमोशनल इशू है। मैं आपको बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की खुद की जो महिलाएं हैं, खुद की जो परिवार के जो सदस्य हैं, बाकी लोग जो हैं, अरे वो भी बीजेपी को वोट देंगे। श्री राम मंदिर के सामने सारी आर्गुमेंट्स फेल हैं, आप जो मर्जी कर लीजिए। हो सकता है महाराष्ट्र में आप फिर भी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कर दें, लेकिन जैसा अभी आपने कहा, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर। अरे जो 12 सीटें कि 11 सीटें इसकी विदर्भ की, आई थिंक 11 सीट्स है, जहां तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल 11 में क्लीन स्वीप है बीजेपी की। मैं भी बोल रहा हूं, इट्स अ क्लीन स्वीप, एंड रिमेंबर यू हर्ड इट हियर। अब ये कह देना कि यहाँ 15 या 20 के ऊपर नहीं आएंगी, चलो आई डोंट नो व्हिच वर्ल्ड दीस गाइस आर लिविंग इन। ये कह देना कि बीजेपी की 150 के ऊपर सीटें नहीं आएंगी, अब मुझे मालूम नहीं कौन सी दुनिया में ये लोग रह रहे हैं। मैं कहता हूं आज भी 330 और 350 के बीच में बीजेपी की सीटें कहीं नहीं गई हैं। 330 सीट्स एटलीस्ट। आई हैव बीन सेइंग इट नाउ फॉर द लास्ट 2 years, आई एम रिपीटिंग इट राइट नाउ। हाँ, इतना जरूर है, जो लॉस होगा बीजेपी का, कहां पर लॉस होगा मैं बता देता हूं अभी। कहां लॉस होगा प्रदीप जी? दिल्ली में लॉस होगा। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से आम आदमी पार्टी 4 की 4 सीट जीतेगी वहां पे, यानी 7 में से 4 आम आदमी पार्टी लड़ रही है, चारों की चारों सीटें आम आदमी पार्टी को जाएंगी। पंजाब में 13 में से 10 सीट जरूर जाएंगी आम आदमी पार्टी को। ये मैं बोलता हूं आपको, क्यों बोलता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला, इट वाज पॉलिटिकली, दैट इज अ मूव दैट इज गोना बैकफायर, बट द बीजेपी इज वेरी लकी। आम आदमी पार्टी इज रिस्ट्रिक्टेड प्रदीप जी ओनली टू दिल्ली एंड पंजाब। इट इज अनलाइकली टू विन एनी सीट एनीवेयर। कुरुक्षेत्र में मुझे नहीं लगता नवीन जिंदल जी के सामने आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो जीत पाएंगे। गुजरात की जो एक सीट है, हो सकता है वहां पे ऊपर नीचे हो जाए, बट आई स्टिल डाउट इट। बट ऑल दीज सीट्स विल बी कॉम्पेंसेटेड फॉर द बीजेपी। सबसे पहले तो है बीजेपी की सिर्फ 2 सीट थी पंजाब में प्रदीप जी, एग्जैक्टली ओनली 2 सीट्स, यस और 7 सीट दिल्ली की, 9 सीटें हो गई। ये 9 सीटें आपको ज्यादा साउथ से आएंगी। मैं फिर बोलता हूं, तमिलनाडु में अन्नामलाई साहब की जो पदयात्रा निकली है और जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में, मैं आपको बोल रहा हूं तमिलनाडु में द बीजेपी परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी ब्रिलियंट। आप कुछ भी कह लीजिए। कर्नाटक में द भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल, और हो सकता है कि पहली बार केरल में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिले। दे माइट विन 1 सीट फ्रॉम केरला। दैट इज माय एनालिसिस। I may be wrong, of course. No, but South में, if you see South में, जी. whatever you say, BJP says, you said we are not have done a. We said we have got 28 Lok Sabha members from South. That's from right. the South. And Congress has 27. Congress has only 27. That's right. Then you talk about the North and South. But that was divide. mainly from Karnataka. No, जहाँ भी है, ना you're talking. No, Congress already talked about a North and South divide. बोला Yes. आप South में कहाँ पर हो? तो राज्यसभा में the BJP points out that हमारे पास 8 है and Congress has 7. तो as you said, they are making plans where Kerala is concerned, where Tamil Nadu is concerned. No, they are saying positively that you might shoot up these figures more. So so where is the Congress? I want to know. ये आप क्या ये जो ईस्ट से वेस्ट में जो आप राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आए थे, वहां पर 250 सीट में 1-to-1 कॉन्टेस्ट है, तो उसमें आप कितना कन्वर्ट कर पाओगे? कांग्रेस कैन इट कन्वर्ट, जो अभी 5% के आसपास आपके विक्ट्री रेशियो है, मार्जिन 5% सीट्स आप जीतते हो। It might go down to 3%. प्रदीप जी, If you मैं आपको बोल रहा हूँ। I mean, I see it only if you increase उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात is concerned. All right प्रदीप जी, before we go to Yes. लक्ष्मण साहू जी के पास जाने के पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रेडिक्शन देता हूँ प्रदीप जी। या तो कांग्रेस की 100 के ऊपर आएंगी सीटें, विच इज हाईली अनलाइकली। मुझको ऐसा लगता है कांग्रेस अगर 30 या 35 सीट भी पार कर जाए तो दे विल बी वेरी लकी। वोट शेयर इंक्रीज करेगा कांग्रेस का, बट
वी हैव अ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, कांग्रेस विल फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू विन। जो राजस्थान में कांग्रेस के साथ हुआ वही पूरे देश में कांग्रेस के साथ होने वाला है प्रदीप जी। there will be certain places where BJP will win by just 2000 votes, 1000 votes, 500 votes, लेकिन सीट जाएगी बीजेपी को। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के 12% वोट हो सकता है 20% तक चले जाएं, लेकिन their seats will come down. Vote share may go up, the seats will come down, and I am saying so again. अगर महाराष्ट्र में आप नहीं संभाल पाए, महाराष्ट्र में आपके पास सबसे बड़ा अवसर है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास महाराष्ट्र में है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर डालने का सबसे बड़ा अवसर आपके पास यहाँ है, लेकिन आप यहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाए। आपने बहुजन समाज पार्टी के साथ आपने मतलब अपनी पूरी आपको भरसक कोशिश कर देनी चाहिए थी कि किसी भी तरह बहन जी को आप साथ में ले आइए। उत्तर प्रदेश में अगर आज उत्तर प्रदेश में मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस के साथ में आ जाती, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल हो जाती। टुडे मायावती जी फ्रॉम विच एवर द सीट्स दैट शी स्टूड फ्रॉम लास्ट टाइम शी गॉट 13% वोट्स। पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, जहां जहां वो लड़ी हैं वहां से उनको 13% वोट मिले हैं। विदर्भ में शी हैज अ ह्यूज चंक ऑफ वोट्स, बहुजन समाज पार्टी ह्यूज, एंड उसके ऊपर यू ऐड प्रकाश अंबेडकर। सर विदर्भ में कांग्रेस की और एनसीपी की एक भी सीट नहीं आती, मैं लिख के देता हूं, चलिए। And remember, you heard it right here first. You heard it right here first on Nation Now. The BJP is coming back with at least 330 plus 370. मुझे नहीं लगता 400 पार NDA, God knows. But BJP definitely 330 to 350. That will be the margin. Now let's go across to our old friend Mr. Lakshman Saoji. Lakshman Saoji साहब नमस्कार।